ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो देखो 1924 और 1928 के बीच में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली, ठीक है, थोड़ी सी कंडीशन में सुधार देखने को मिला जर्मनी में। लेकिन ये जो कंडीशन थी, ठीक है, इट वाज बिल्ड ऑन सैंड। इसका क्या मतलब है कि कुछ ही टाइम की थी, ये ज्यादा लंबी स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। ये जो हालत में सुधार था ये कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं था और उसमें हमें आगे देखने को मिलेगा क्या हुआ था। तो क्या हुआ था कि जर्मन इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी, ठीक है, वो किस पर डिपेंड थी? टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा कि डाविस प्लान में यूएसए से हेल्प ले रखी थी जर्मनी ने, ठीक है। तो जो भी जर्मन में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला इस पीरियड के दौरान या फिर इंडस्ट्रीज में रिकवरी देखने को मिली, वो टोटली यूएस के, पर्टिकुलरली यूएस के लोन्स पर डिपेंड थे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन जो भी ले रखे थे जर्मनी ने मेनली फ्रॉम द यूएस, उसके ऊपर डिपेंड थी ये जो भी रिकवरी हो रही थी, ठीक है, इस ईयर के दौरान। लेकिन ये ज्यादा लंबी देर तक नहीं टिक पाई। क्यों? क्या हुआ कि 1929 में सपोर्ट जो मिल रहा था यूएस से वो क्या हो गया? विड्रॉ हो गया, ठीक है। क्या सपोर्ट? जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था जर्मनी को, ठीक है। और ये क्यों विड्रॉ हुआ? क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी वो क्या हो गई? वो क्रैश हो गई, यहाँ पे कोलैप्स हो गई, ठीक है। कोलैप्स तो नहीं बल्कि क्रैश हो गई। अब देखो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्या मतलब है। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में स्टॉक मार्केट्स हैं एनएससी, बीएससी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने नाम सुन रखा होगा निफ्टी, सेंसेक्स, राइट। तो इसी तरह क्या है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में दिस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ठीक है, दिस इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। और जब इसमें ये क्रैश देखने को मिला तो हमें द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला, ठीक है। तो क्या है, 1929 में सपोर्ट जो था वो वापस ले लिया गया जर्मनी से, जर्मनी को सपोर्ट फिर नहीं मिला, ठीक है। और वो क्यों वापस ले लिया गया, क्यों निकाल लिया गया, क्यों विड्रॉ कर लिया गया? क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी वो क्रैश हो गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ था दरअसल कि लोगों ने फियरिंग ऑफ फॉल इन प्राइसेस, लोगों को लगा कि आगे जाकर जो पैसे हैं या फिर जो भी प्राइसेस हैं गुड्स के, ठीक है, वो गिर जाएंगे, ठीक है, प्राइसेस गिर जाएंगे। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर, ठीक है। तो लोगों ने अपने जो शेयर थे वो सेल कर दिया। आपको पता ही होगा ना कि कंपनीज में शेयर होते हैं, लोग उनको खरीदते हैं, ठीक है, और वही स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या है कि लोगों ने फियरिंग द फॉल इन प्राइसेस, लोगों ने अपने जो शेयर थे वो फ्रैंटिक एफर्ट में सेल कर दिए एक ही बार में, ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि एक दिन में यानी कि 24 अक्टूबर को क्या देखने को मिला, 13 मिलियन शेयर को सोल्ड किया गया, 13 मिलियन शेयर, ठीक है। जब लोगों ने 13 मिलियन शेयर सेल कर दिए तो क्या देखने को मिला, द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। इस दिन के बाद से क्या स्टार्ट हुआ, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, इसकी वजह से, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, अगले 3 साल के दौरान 1929 और 1932 के दौरान जो यूएसए की नेशनल इनकम थी वो हाफ तक गिर गई, ठीक है, वो एकदम हाफ हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका असर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो थे गिर गए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स फेल। अब देखो जब हम एक्सपोर्ट फेल की बात करते हैं तो क्या एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि यहां से हमारी कंट्री से बाहर जाना, ठीक है। जब बाहर हम कोई गुड भेजेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड को बाहर भेजेंगे तो क्या है, बाहर से पैसा अंदर आएगा, इनकम आएगी, ठीक है, इनकम आएगी तो इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब एक्सपोर्ट गिर गए तो पैसा नहीं आया बाहर से इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमी का जो डिप्रेशन है उसका पार्ट बन गया, ठीक है। फार्मर्स की जब हम बात करें तो दे वर बैडली हिट, ठीक है, उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। और स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं, ठीक है, मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या, मनी विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, एक्सचेंज मार्केट। और हमें क्या देखने को मिला कि ये जो यूएस में रिसेशन चल रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, इसका असर हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला। अब ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है, अगर आप आज भी देखेंगे तो हम जो इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर के हिसाब से चलती है, ठीक है, हिसाब से इन द सेंस यूएस डॉलर के कंपैरिजन में चलती है, ठीक है, अलाइनमेंट में। अब क्या है कि जब यूएस की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है जो बाकी सिस्टम चल रहा है यूएस के डॉलर के अकॉर्डेंस में, उसमें भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या है कि जब यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिला तो ये पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिला, ये रिसेशन इट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसीलिए द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट,
ओके और याद रखना ये द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, ठीक है, तो आपको ईयर याद रखना है, ओके 1929। अब क्या है कि दुनिया में तो असर देखने को मिला ही मिला, ठीक है, लेकिन जर्मनी की जो कि जिसकी ऑलरेडी हालत पहले से खराब चल रही थी, ठीक है, तो जर्मनी की जो इकोनॉमी थी इट वाज द वर्स्ट हिट, ठीक है, इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से ऑफ 1929, ठीक है। तो क्या हुआ कि बाय 1932 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी में इट रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, ठीक है, और वर्कर जो थे दे लॉस्ट देयर जॉब और उनका जो पे था वो काफी इनसफिशिएंट था, ठीक है, तो या तो उनकी जॉब चली गई या फिर अगर अभी है भी जॉब तो जो पे था या फिर वेजेस थे वो बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट थे, बहुत ज्यादा कम थे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आम हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड 6 मिलियन मार्क, ठीक है, दैट इज काफी ज्यादा उस हिसाब के टाइम पे, उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो उस टाइम में हमें जर्मनी में देखने को मिलेगा कि लोग स्ट्रीट्स में प्ले कार्ड लेकर बैठे हैं, ठीक है, और उन प्ले कार्ड्स पर लिखा है विलिंग टू डू एनी वर्क, ठीक है, तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल की थी कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट था तो दे वर विलिंग टू डू एनी वर्क, ओके, दे जस्ट वांटेड टू अर्न, ठीक है। अब क्या है जब जॉब्स नहीं रही, ठीक है, जॉब बहुत ज्यादा कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आम हो गई, तो क्या हुआ कि जो यूथ थे उनको कुछ ना कुछ तो करना है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज फिर इस सिचुएशन में आम हो जाती हैं। जब लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो पैसा नहीं है, अर्न करने को नहीं है, तो लोग चोरी करना इन सब चीजों में कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे जॉब डिसअपियर हुई तो यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज और जर्मनी में डिस्पेयर फैल गया, ठीक है, जर्मनी की जो क्राइसिस थी वो और क्राइसिस में चली गई, ठीक है। एक तो ऑलरेडी पहले से सिचुएशन खराब थी, पॉलिटिकली भी देखा जाए, पॉलिटिकली भी रेडिकलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, रेडिकलिज्म बढ़ रहा था जर्मनी में, इकोनॉमिक भी बढ़ रहा था। अब ये सब उसके अफेक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से हमें जर्मनी के ऊपर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर देखने को मिला, ठीक है। अब क्या है ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इसने लोगों में काफी डीप फियर पैदा कर दिया, ठीक है, डीप फियर एंड एंजाइटीज पैदा कर दी, ठीक है, कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है लोगों के पास जॉब नहीं रही, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आम हो गई, ठीक है, और काफी ज्यादा हर तरफ हैवक था, ठीक है। तो क्या है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इट क्रिएटेड डीप फियर एंड एंजाइटी अमंग पीपल, अमंग जर्मन। और क्या हुआ कि मिडिल क्लासेस जो थे उनको अपनी सैलरीज कम होती हुई दिखी, जाहिर सी बात है कि पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अब मिडिल क्लास वाले जो हैं उनकी सैलरी तो वही रहेगी, ठीक है, आपको 40,000 अगर महीने में मिलता है तो 40,000 तो 40,000 रहेगा, लेकिन जब पैसे बढ़ गए कमोडिटीज के या फिर गुड्स के तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो आपके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो क्या है कि मिडिल क्लासेस को अपनी सैलरीज डिमिनिश होती दिखी जब करेंसी व्हेन करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, ठीक है, तो करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, चीजों के दाम बढ़ गए और उनको ज्यादा अपने पैसे देने पड़े, ठीक है, हालांकि सैलरीज वही रही तो सैलरीज क्या होने लगी, डिमिनिश होने लगी, ठीक है, मिडिल क्लासेस की। तो क्या थे, ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर जो थे दे वर एबल टू कीप देयर हेड अबव द वाटर, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर थी बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या है कि स्मॉल बिजनेसेस, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड, ठीक है, ये भी समझ आता है। तो क्या ये जो सेक्शन थे सोसाइटी के, इन लोगों ने क्या फियर करना शुरू कर दिया, प्रोलेटेरियनाइजेशन और वर्स अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों अब तुम प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब समझो, ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में या फिर लास्ट चैप्टर में प्रोलेटेरियत की बात की थी, है ना, हमने बुर्जुआ की बात की थी। अभी के लिए आप इतना समझिए, बुर्जुआ किसको कहते हैं, बुर्जुआ जो कैपिटलिस्ट हैं या फिर लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, लैंड ओनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोलेटेरियत किसको कहते हैं, वर्किंग क्लास, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो थे, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी सोसाइटी है वो बुर्जुआ और वर्किंग क्लास में बटी हुई है। बुर्जुआ वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, लैंड ओन करते हैं, प्रोलेटेरियत वो लोग होते हैं जो वर्किंग क्लास है, ठीक है। तो वर्किंग क्लास की सिचुएशन बड़ी खराब होती है, ठीक है, वो इतना लंबा लंबा काम करते हैं, 12-15 घंटे काम करते हैं और उनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या फियर करना शुरू कर दिया, प्रोलेटेरियनाइजेशन, के कहीं हमारी भी सिचुएशन प्रोलेटेरियत जैसी ना हो जाए, ठीक है, उन वर्कर्स जैसी ना हो जाए, प्रोलेटेरियत जैसी, ठीक है। तो प्रोलेटेरियनाइजेशन मींस टू बिकम एम्पावर्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस, ठीक है, प्रोलेटेरियत वर्किंग क्लासेस, ठीक है, और वर्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, unemployment is still worse than this proletarianization. Why?
क्योंकि प्रोलेटेरियनाइजेशन में भले ही लोगों के पास लोगों की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, सैलरीज बहुत कम है, लिविंग कंडीशन बहुत खराब है, कम से कम लेकिन जॉब तो है उनके पास। वर्स क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, के जॉब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हमने इसका मतलब समझ लिया, टू बिकम इम्पावरिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस, ठीक है। और फिर हमने क्या देखने को मिला कि जो पीजेंट थे वो सीवियरली अफेक्टेड, ठीक है। पीजेंट यानी कि जो भी काम कर रहे हैं, कल्टिवेटर्स, ओके, फार्मर्स एटसेट्रा, ओके। अब क्या है कि वेमार रिपब्लिक की हम बात करें, ठीक है, तो ये तो हमने सिचुएशन की बात कर ली और हमने ये भी देख लिया उस टाइम में वेमार रिपब्लिक क्या थी, पावर में थी, ठीक है। तो वेमार रिपब्लिक की अगर हम बात करेंगे तो इट हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट थे वेमार रिपब्लिक में, ठीक है। उन डिफेक्ट्स की वजह से वेमार रिपब्लिक अनस्टेबल हो गई, ठीक है। अब वो क्या इफेक्ट थे, क्या इनहेरेंट डिफेक्ट है, वो थे दो चीजें, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सेकेंड वन इज आर्टिकल 48। अब हम देखेंगे कि इनका एक एक करके क्या मतलब होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो जितनी ज्यादा सीट सिक्योर करेगा पार्लियामेंट में उसको उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। इस चीज से क्या हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, कि मेजॉरिटी नहीं बन पाई, ठीक है, राइक्सटाग में या फिर पार्लियामेंट में, जर्मन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं बन पाई। तो हमने क्या देखा, सिविक्स के चैप्टर में कोलिशन वर्ड पढ़ा था, राइट। कोलिशन का क्या मतलब होता है कि जब अलग अलग पार्टीज, जब कोई भी मेजॉरिटी नहीं बना पाता है तो क्या होता है, पार्टीज आपस में क्या कर लेती है, मिल जाती है, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी होती है तो उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल जब मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है तो वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में जितनी भी पार्टीज हैं सबकी सहमति चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि अगर एक भी पार्टी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट वहीं खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो था उससे क्या देखने को मिला कि कोलिशन वाली गवर्नमेंट देखने को मिली, ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम थी आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 का क्या मतलब है, देखो आर्टिकल 48 एक ऐसा आर्टिकल था जिससे जो प्रेसिडेंट है उसको क्या पावर मिल गई, टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी इंपोज कर दे, ठीक है, और जो सिविल राइट है उनको क्या कर दे, खत्म कर दे, सस्पेंड कर दे, और जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से रूल करेगा, नॉट अपनी प्रॉपर मर्जी, बट इमरजेंसी में यही होता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए जो सिविल राइट्स हैं उनको क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें आर्टिकल 48 में यही देखने को मिला, राइट। अब क्या है, हमें उस टाइम में जर्मनी में देखने को मिलेगा, वेमार रिपब्लिक ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 239 डेज में कितना 20 बार क्या बदली, कैबिनेट बदली। कैबिनेट मींस मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है। तो 20 बार कैबिनेट बदली सिर्फ और सिर्फ 239 डेज में, ठीक है। तो आप यहाँ पर 20 कैबिनेट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है कि 20 बार सिर्फ इतने शॉर्ट स्पैन में गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट बदल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से इंस्टेबिलिटी का अंदाजा लगाइए और लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 के। आर्टिकल 48 जो है इसका भी बहुत लिबरल यूज किया गया, जब मर्जी चाहे तब लगा दिया, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इट इज समथिंग इतनी लिबरली यहाँ पर जब मर्जी चाहे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन उस टाइम में देखने को मिला कि आर्टिकल 48 का बड़ा लिबरल यूज किया गया और प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से कभी भी, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी क्या लगाने को मिला, देखने को मिला, इमरजेंसी या फिर आर्टिकल 48, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या हुआ, पीपल जो थे, लोग, ठीक है, एक तो ऑलरेडी कई सारी सिचुएशन हमने पढ़ ली जिनकी वजह से लोगों का ध्यान किसकी तरफ जा रहा था, डेमोक्रेसी से हटकर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो लोग लॉस्ट कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से जब कोई ऑफर नहीं या फिर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था तो लोगों का ध्यान क्या हुआ, डेमोक्रेसी से एकदम हट गया, ठीक है। अब हमें देखने को मिलेगा द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। हिटलर का किस तरह से राइज हुआ, ठीक है, हिटलर का पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द राइज ऑफ हिटलर। अब हमने लास्ट पार्ट में देखा कि लोगों का कंसंट्रेशन जो था वो डेमोक्रेसी से शिफ्ट होकर, वेमार रिपब्लिक से शिफ्ट होकर किसकी तरफ, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिला, जर्मनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके ऊपर से चेरी ऑन द टॉप
द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ गया 1929 का, ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि ये जो क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, ठीक है, और पॉलिटिक्स में क्राइसिस हो गया, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्राइसिस मतलब कि वेमार रिपब्लिक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। हमने क्या देखा कि छोटे से टाइम पीरियड में कई बार असेंबली में क्या चेंज हुई, असेंबली चेंज हुई, राइट। और सोसाइटी में भी जो अफरा तफरी उथल पुथल मच रही थी, ठीक है, उसकी वजह से बैकग्राउंड सेट हुआ किसके राइज के लिए, हिटलर के राइज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्राइसिस था इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, उसकी वजह से क्या हुआ, हिटलर्स राइज टू पावर, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है सबसे पहले। अभी हम इसको डिटेल में समझाएंगे, अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो भी क्राइसिस चल रहा था उसका फायदा उठाया हिटलर ने, और उसका ही फायदा उठा के हिटलर पावर में पहुंच गए। समझ आया? ओके। अब चलो एक बार हिटलर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हिटलर के बारे में 1889 में बॉर्न हुए, ठीक है, कहां पर, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और अपना जो यूथ था वो मोस्ट ऑफ द पार्ट यूथ का कहां पर, पॉवर्टी में गुजारा, ठीक है, गरीबी में गुजारा। अब क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, ठीक है, हिटलर ने अपने आप को आर्मी में एनरोल कर दिया और अलग अलग रैंक्स पर क्या सर्व किया, ठीक है, कॉर्पोरल से फिर कमांडर, ओके। तो अलग अलग आर्मी रैंक्स पर हिटलर ने सर्व किया और साथ में ब्रेवरी के मेडल्स भी मिले, किसको, हिटलर को, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब जर्मनी की डिफीट हुई वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, और 1919 में वर्साइस हमने ट्रीटी देखी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा, वर्साइस ट्रीटी के जो भी कंडीशंस थे वो जर्मनी के लिए अनफेवरेबल थे, ठीक है, जर्मनी के लिए फेवरेबल नहीं थे, राइट। अब इससे क्या हुआ, हिटलर को बड़ा गुस्सा आया, ठीक है। तो ये जो जर्मनी की हार थी और वर्साइस ट्रीटी थी, इससे इट हॉरिफाइड हिटलर, ठीक है, हिटलर को बड़ा गुस्सा आया इन दोनों कंडीशन से, ठीक है। और हिटलर को भी यही लगता था कि जो डेमोक्रेसी है या फिर ये जो वेमार रिपब्लिक है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी की इस करंट पोजीशन के लिए, ठीक है, जो भी जर्मनी को फेस करना पड़ा, राइट। अब क्या है कि 1919 में हिटलर ज्वाइन करते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। और उसके बाद ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, कुछ ही टाइम में हिटलर इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेते हैं, यानी कि इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं या फिर इसके लीडर बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उसको रिनेम कर देते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नाम था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। फिर रिनेम करके हिटलर ने क्या नाम रखा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। और यही वो पार्टी है, ठीक है, जो आगे जाकर नाजी पार्टी के नाम से कहलाई गई। समझ आया? अब नाजी पार्टी जो है, इसका तो किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, ठीक है। हिटलर जो थे वो नाजी पार्टी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो भी जीनोसाइड वगैरह हुई उसमें किसका हाथ था, नाजी पार्टी का हाथ था, ठीक है। तो ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है, इसी को रिनेम करके नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। उसके बाद यही पार्टी है जो आगे जाकर क्या कहलाई गई, नाजी पार्टी कहलाई गई। समझ आया? चलिए, अब ये जो जेंटलमैन आपके स्क्रीन पर है, एक्चुअली ही वाज नॉट जेंटल, ओके। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मनी के डिक्टेटर उस टाइम पर, इन्हीं की बात हो रही है। और आपको यहाँ पर नाजी सैल्यूट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल सैल्यूट था इनका, इनकी हर चीज स्पेशल थी, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे किस तरह से इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया और प्रोपेगेंडा के जरिए इन्होंने लोगों में अपना असर बढ़ाया। समझ आया? तो फिर आपको ये सैल्यूट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, स्पेशल नाजी सैल्यूट बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वास्तिका देखने को मिलेगा, ठीक है, स्वास्तिका और ना रेड फ्लैग, ये भी इनका एक क्या था, एक सिंबल था, ठीक है, नाजी पार्टी का या फिर एडोल्फ हिटलर का, ओके। नाउ 1923 में हिटलर ने क्या प्लान किया कि हम बवारिया को सीज करते हैं, ठीक है, बवारिया एक जगह का नाम है। और फिर हिटलर ने प्लान किया कि हम बवारिया को सीज करते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ये बर्लिन की तरफ मार्च करते हैं ताकि कैप्चर पार कर सके, ठीक है। तो ये इनका प्लान था, ठीक है। अब जब ये ट्राई करते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तो फेल हो जाते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ट्रीजन के लिए अप्लाई किया जाता है, ट्राई किया जाता है। ट्रीजन क्या होता है? देखो, ट्रीजन का सिंपल मतलब होता है कि गवर्नमेंट को तख्ता पलट करने की कोशिश करना, ठीक है, गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ही फेल, अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको ट्रीजन के लिए ट्राई किया जाता है और बाद में उनको फिर रिलीज कर दिया जाता है। किसको? हिटलर की बात हो रही है, ठीक है। तो नाजीज जो है 1930s तक कोई पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइज नहीं कर पाए थे, ठीक है, एक पॉपुलर सपोर्ट लोगों का नहीं मिल पाया था 1930s तक, ठीक है।
लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, हमें इसमें पता है कि बिजनेसेस जो थे वो बंद हो गए थे, ठीक है, वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब्स लूज कर दी थी, इकोनॉमीज जो थी वो बहुत ज्यादा खतरे में थी, ठीक है, इकोनॉमीज बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी, ठीक है, और हमने क्या देखा, लोगों में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, और हमने क्या देखा कि जो मिडिल क्लासेस थी उनके ऊपर थ्रेटन था क्या, डेस्टिट्यूशन, यानी कि पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, तो मिडिल क्लासेस वाले जो थे उनको ये खतरा था कि हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी खराब सिचुएशन में, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन की खराब सिचुएशन में हिटलर ने बड़ा फायदा उठाया, और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हिटलर ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। अब बच्चों, प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होता है? देखो, प्रोपेगेंडा जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइप का मैसेज होता है, ठीक है, जो कि लोगों में फैलाया जाता है ताकि लोगों के ओपिनियन, लोगों के व्यूज, इन सबको क्या कर सके, कैप्चर कर सके, या फिर उनके व्यूज को, जनरल व्यूज को बदला जा सके, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा होता है। आपको प्रोपेगेंडा के बारे में थोड़ा सा अंदाजा पहले से ही होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था ना, हिटलर ने इसका फायदा उठाकर प्रोपेगेंडा अपना फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हिटलर ने कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया? हिटलर ने ये बताया लोगों को कि देखो, ये जो तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है, इतनी खराब सिचुएशन, तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो भी इकोनॉमी है वो सारा क्राइसिस में जा रहा है, मैं, अगर तुम मुझे वोट करोगे तो मैं तुम्हारी इन सब परेशानियों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो जब, आपको भी पता होगा, जब कोई परेशानी होती है तो इतनी सी भी होप एक बहुत बड़ी होप लगती है, उसी का हिटलर ने फायदा उठाया अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ठीक है। इतनी खराब सिचुएशन में छोटी सी इन्होंने होप दिलाई और लोगों को लगा कि बहुत बड़ी होप है ये, ठीक है, और लोगों का ध्यान जो था वो पहले से हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ मायल हो रहा था, या फिर ओरिएंट हो रहा था, ठीक है। तो क्या देखने को मिला? 1928 में जो नाजी पार्टी थी राइक्सटाग में, राइक्सटाग क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं, राइक्सटाग जर्मन पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। तो 1928 में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे नाजी पार्टी को। 1932 में नाजी पार्टी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी, किसमें? राइक्सटाग में, विद 37% वोट। समझ आया? तो 1928 से सिर्फ 1932 तक आप इतना ये देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया, 2.6% वोट से 37% वोट हो गई, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करने वाली है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वही टाइम पीरियड है जहां पर हिटलर ने क्या किया, अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, ठीक है। तो 1928 के बाद 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन में इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, और 1932 में, यानी कि सिर्फ 3 साल में, इनकी क्या था, 37% वोट्स के साथ नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई। समझ आया? विद द मेजोरिटी वोट्स, मेजोरिटी ऑफ वोट्स और मेजोरिटी ऑफ सीट। समझ आया? इस तरह से हिटलर का पार में राइज हुआ, या फिर इस तरह से नाजी पार्टी का पार में राइज हुआ। समझ आया? अब देखो क्या था, ये जो हिटलर थे ये बड़े ही पावरफुल लीडर थे, ठीक है। इनकी बातें ऐसी थी कि लोग बड़े मूव हुए उससे, लोग बहुत प्रभावित हुए, ठीक है, लोगों के ऊपर बहुत असर गया, ठीक है। तो कुछ लोगों की होती है ना स्पीच बहुत पावरफुल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। हिटलर का यही सीन था, ठीक है। वैसे तो इनका जो भी प्रोपेगेंडा था वो तो था ही था, साथ में हिटलर एक बहुत पावरफुल लीडर था। हाउ? हिटलर ने अपने स्पीच के जरिए या फिर अपने वर्ड्स के जरिए लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया, मूव किया, लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो हिटलर ने क्या प्रॉमिस किए लोगों से कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, और ये ऐसे टाइम में प्रॉमिस किया जब जर्मनी ऑलरेडी, जर्मनी के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में हारे थे, वर्सेस ट्रीटी में $6 बिलियन का कंपेंसेशन देना था, वॉर गिल्ड क्लॉज में, ठीक है। अलग अलग में हमने देखा कि हिटलर के जर्मनी के ऊपर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम में, ठीक है, क्राइसिस में था, ठीक है। ऐसे में हिटलर ने क्या कहा कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग नेशन। समझ आया? और जो भी वर्साइस ट्रीटी में इनजस्टिसेस हुए हैं हम उसको भी अंडू करेंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देंगे, राइट। और ये जो जर्मन्स की डिग्निटी हर्ट हुई है, ठीक है, हम उसको भी रिस्टोर करेंगे, ठीक है। हम ऐसे एक्शंस लाएंगे जो कि जर्मन्स की जो भी इंसल्ट हुई है वर्साइस ट्रीटी में या फिर वर्ल्ड वॉर में, हम उसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है। और जो यूथ है
जो लोग काम करना चाहते हैं यूथ में, उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क और फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर यूथ। समझ आ रहा है? ओके अब इससे क्या हुआ कि हिटलर ने एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को डिवाइस किया। देखो ये तो हमारे प्रोमिसेस है बच्चों, इनको याद रखना, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह से हिटलर पावर में आए, ठीक है, किस तरह से क्या क्या प्रोमिसेस थे जो कि हिटलर ने किए, ठीक है। तो आप हिटलर के प्रोमिसेस में इन सब के बारे में लिख सकते हैं। और जब राइज के बारे में बात कर रहे हैं या पावर की, तो ऊपर जो भी हमने पॉइंटर्स पढ़े आप उनका अपने आंसर में जिक्र कर सकते हैं। समझ आया? चलो अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हिटलर ने एक नया स्टाइल की पॉलिटिक्स डिवाइस की, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नाजी पार्टी ने बड़े बड़ी रैलीज, बड़ी बड़ी लोगों की असेंबली ऑर्गेनाइज कराई, ठीक है। इन असेंबलीज के बाद एक रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ नाजी के जो फ्लैग्स थे, रेड बैनर्स, और रेड बैनर्स के ऊपर स्वास्तिका। स्वास्तिका क्या होता है? ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल, राइट, ये स्वास्तिका था, ठीक है। तो ये रेड बैनर के ऊपर ये वाला सिंबल इन्होंने चूज किया, ठीक है, किसने? नाजी पार्टी ने। और इस तरह से इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी, किसने? नाजी पार्टी ने, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सल्यूट था, नाजी सल्यूट, जो कि हमने ऊपर अभी हिटलर के पिक्चर में देखा। ये जो है ये नाजी सल्यूट है। समझ आया? तो इन लोगों का एक पर्टिकुलर अपना सल्यूट था, ठीक है। ये सब बैनर हो गए, ये सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो इनका ना न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, ये लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, लोगों में मशहूर हो रहे थे, ठीक है। तो क्या है कि ये जो भी प्रोपेगेंडा था या ब्रांडिंग थी, इससे क्या हुआ कि जो नाजी का प्रोपेगेंडा था, उन्होंने स्किलफुली, बहुत महारत के साथ हिटलर को एक मसाया या फिर सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मसाया यानी कि मसीहा और सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया, यानी कि लोगों में ये उम्मीद दिलाई कि हाँ हम तुम्हारी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं और मैं हूं जो तुम्हारी परेशानी को सॉल्व करने आया हूं, और अगर तुम मुझे वोट करोगे तो तुम्हारी परेशानी सॉल्व हो ही जाएगी, ठीक है। समझो, हो गई, ठीक है। तो ये जो था ना, बहुत स्किलफुली, बड़े टैक्टिक के साथ लोगों में क्या किया, एक अपने आप को प्रोजेक्ट किया, पोर्ट्रे किया कि मैं तुम्हारा सेवियर हूं, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकालूंगा, मैं मसीहा हूं, ठीक है। तो नाजी का जो प्रोपेगेंडा था, इट स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज द मसाया एंड समवन हु विल सेव पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। जो भी परेशानी चल रही है उससे लोगों को बचा लेगा, ठीक है। तो ये जो था, ये नाजी का प्रोपेगेंडा था और ये इन्होंने करना शुरू कर दिया, फैलाना, ठीक है। अब क्या है कि जो एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस था, ठीक है, इसमें लोगों ने क्या देखा कि जो हिटलर है एज अ रे ऑफ होप, ठीक है। वही चीज आ गई, छोटी सी चीज भी परेशानी के टाइम में, छोटी सी होप भी बहुत बड़ी होप लगती है, ठीक है। तो जब हिटलर ने इस तरह के वादे करने शुरू किए और स्पीच जो थी या वर्ड्स जो थे या जब बोलते थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल तो था ही पहले से, ठीक है। तो लोग क्या हुए, बड़े प्रभावित हो गए और लोगों ने यकीन कर लिया कि हाँ भाई ये हमें बचा लेगा, ठीक है, ये जो भी चल रहा है क्राइसिस, हमारी परेशानी को ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो लोगों ने हिटलर को शुरुआत में एज अ रे ऑफ होप देखा, ठीक है, उम्मीद की किरण की तरह देखा, ठीक है, इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिटलर शेक हैंड कर रहे हैं लोगों से, ठीक है। तो आप यहाँ पर सपोर्ट भी देख सकते हो, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, कि ये लोग अपने ही लोग हैं हिटलर के और फिर ये लोग हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे लोगों में क्या इमेज बनती है, पब्लिक इमेज, कि हम बहुत पॉपुलर हैं और लोग हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो यही हिटलर का क्या था, प्रोपेगेंडा था, यही हिटलर का प्लान था। अब हम देखते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने देख लिया किस तरह से हिटलर पावर में आए, ठीक है, क्या क्या लोगों से प्रॉमिस किए और लोगों ने क्यों उनके प्रॉमिसेस पर कान धरे, या फिर लोगों ने क्यों उनके प्रॉमिसेस पर अपना राय किया, ठीक है, अग्री किया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 1933 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो थे, ठीक है, पॉल वॉन हिंडनबर्ग, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे जर्मनी के। आपको एक बार पिक्चर दिखा देते हैं, ये हैं जर्मनी के प्रेसिडेंट उस टाइम के, पॉल वॉन हिंडनबर्ग, ठीक है, ये जेंटलमैन आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, हिटलर को क्या ऑफर की, चांसलरशिप ऑफर करी, ठीक है। तो हिटलर को 1933 में चांसलरशिप, अच्छा अब चांसलरशिप क्या होती है,
देखो चांसलरशिप जो होती है ना वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे टॉप लेवल का रैंक होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है टॉप लेवल की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है हिटलर के पास बहुत सारी पावर्स आ गई, राइट। और इससे पहले हमने देखा 1932 में हिटलर के पास 37% वोट्स ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑलरेडी इनकी प्रूव हो चुकी थी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने इसीलिए चांसलरशिप ऑफर करी हिटलर को, क्यों? क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट थी, ठीक है। अब तक इस टाइम तक नाजी पार्टी जो थी वो बहुत इंपैक्टफुल और पावरफुल पार्टी बन चुकी थी, ठीक है। 1933 और उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1933 बाय नाउ नाजीज वर इंपैक्टफुल, समझ आया? अब क्या है कि पावर को अक्वायर करने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिसमेंटल यानी कि तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। डेमोक्रेसी या फिर जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे जर्मनी में उस टाइम में, ठीक है, हिटलर ने पावर में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दिया एक एक करके, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो जर्मन पार्लियामेंट थी राइक्सटाग, ठीक है, वहां पर लग जाती है आग, ठीक है। अब भाई ये बीच में फायर का या फिर आग का कहां से जिक्र आ गया? देखो इसके भी पीछे एक स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि जो जर्मन पार्लियामेंट है वहां पर आग लग जाती है, ठीक है, मिस्टीरियस फायर। अब देखो यहाँ अभी तक ना किसी को ये नहीं पता है कि आग किसने लगाई है, ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस का या फिर जो भी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं उनका ये मानना है कि ये आग खुद नाजी पार्टी ने लगाई है, ठीक है। अब भाई नाजी पार्टी के पास पावर है, ठीक है, ये मेजॉरिटी है, तो ये अपनी ही पार्लियामेंट में क्यों आग लगाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ताकि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एक करके डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने आग लगाई, ठीक है, और इन्होंने फिर इल्जाम किसके ऊपर डालना शुरू किया? नाजी पार्टी ने दूसरी पार्टीज के ऊपर, ओपोनेंट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है जिन्होंने आग लगाई है, जानबूझ के आग लगाई है ताकि हमारा नुकसान हो, ठीक है। इसको आर्सन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है ये वर्ड आर्सन, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। आर्सन का मतलब होता है कि जानबूझ के लगाई हुई आग जो कि मिस्टीरियस है, किसी को नहीं पता, ठीक है, किसने लगाई है, ठीक है। इसको हम आर्सन बोलते हैं, इस टर्म को, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लोगों का मानना है, हिस्टोरियंस का, कि ये नाजी पार्टी ने ही आग लगाई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसलिए लगाई नाजी पार्टी ने ताकि जो दूसरी पार्टीज हैं, ओपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर इल्जाम डाला जा सके। और जाहिर सी बात है इल्जाम अगर हम डाल देंगे किसी के ऊपर कि तुमने ये नुकसान पहुंचाया है, तो वो ऑलरेडी दब जाएगा, ठीक है। और लोगों में क्या होगा, लोगों के अंदर उनके ऊपर ट्रस्ट होना खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट जैसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में आग लगा दी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में, ऐसा उनका इल्जाम था, राइट, एलिगेशन था, ठीक है। तो ये जो मिस्टीरियस फायर थी जर्मन पार्लियामेंट में, उन्होंने हिटलर के इस मूव को और फैसिलिटेट कर दिया, ठीक है, हिटलर के पास और पावर आ गई, ठीक है। तो ये प्लान था हिटलर का, राइट। तो फायर डिक्री पास की गई, ठीक है, कब? 28 फरवरी 1933 में। अब ये डिक्री क्या होता है? देखो डिक्री का मतलब होता है कि कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर जिसके अंदर फोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है, यानी कि जो लॉ की तरह माना जाए, या फिर कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, उसको हम डिक्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फायर डिक्री पास की गई 28 फरवरी 1933 को, इसने इनडेफिनेटली सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया कि देखो अभी ना पार्लियामेंट में आग लग गई है, बड़ी परेशानी वाली बात है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग सेफ नहीं है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए हम तुम्हारे यानी कि सिविलियंस के राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ऐसा शुरुआत में कहा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही इमरजेंसी है, राइट। तो इनडेफिनेटली ये जो फायर डिक्री थी इसने सिविक राइट्स को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। और ये वही राइट्स थे जो कि वेमार रिपब्लिक ने, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, उसने गारंटी किया था, ठीक है। तो हिटलर ने 2 मिनट में इनको खत्म कर दिया फायर डिक्री के जरिए। और ये कब हुई थी? 28 फरवरी 1933। समझ आया? ओके, चलो अब इसके बाद क्या हुआ
कि हिटलर ने एक एक करके, अब देखो आग लगी, ठीक है, आग लगकर इन्होंने कम्युनिस्ट के ऊपर इल्जाम डालना शुरू कर दिया या फिर अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। तो इन्होंने, हिटलर ने एक एक करके अपने ओपोनेंट्स के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया, ठीक है, जो भी ओपोनेंट्स थे एक एक करके इनको खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या है, अगला नंबर कम्युनिस्ट का था, ठीक है। नेक्स्ट ही पैक्ड ऑफ, जो भी हिटलर के आर्क एनिमी थे, ठीक है, ज्यादातर कम्युनिस्ट, ठीक है, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में हिटलर ने भरना शुरू कर दिया। जैसे कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, जैसे हमने ऑशविट्ज में देखा, ठीक है, किलिंग सेंटर्स, ठीक है। अब वहां पर इन्होंने, हिटलर ने अपने ओपोनेंट्स को भरना शुरू कर दिया, एनिमीज को, ज्यादातर कम्युनिस्ट। लेकिन कम्युनिस्ट सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं थी जिनको इन्होंने, हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में भरा। 52 टाइप्स के विक्टिम थे जिनका जीनोसाइड किया गया, ठीक है, हिटलर और नाजी पार्टी के द्वारा। समझ आया? तो 52 टाइप्स के विक्टिम में कई सारे आते हैं, ज्यूज आते हैं, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन्स आते हैं, ठीक है, जिप्सीज आते हैं, पॉलिश पीपल आते हैं, रशियंस आते हैं, कम्युनिस्ट आते हैं। तो 52 टाइप की लिस्ट थी जिनका जीनोसाइड किया गया, ठीक है। तो कम्युनिस्ट इन 52 में से एक थे, ठीक है। तो हिटलर ने अपने इन ओपोनेंट्स को किस में भरना, कंसंट्रेशन कैंप्स में भरना शुरू कर दिया, ठीक है। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। बच्चों ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, हिस्टोरिकली इसकी काफी ज्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि ये इनेबलिंग एक्ट वही एक्ट है जिसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 3 मार्च 1933 आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है, कहीं पर लिख लो, ठीक है। 1933 3 मार्च इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट ने क्या किया, इसने डिक्टेटरशिप को लीगल कर दिया, एक तरह से, इस तरह समझे, यहाँ पे डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर दिया प्रॉपर तरीके से। अभी तक तो प्रोपेगेंडा चल रहा था हिटलर का, अब प्रॉपर एक्ट के जरिए डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई जर्मनी में, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि दिस एक्ट, ये जो एक्ट था, इसने हिटलर को ऑल पावर्स दे दी टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, ठीक है, अपनी मर्जी से रूल, ठीक है, और पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो एक्ट था, इसने हिटलर को पावर दे दी टू साइडलाइन पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दो, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में, और रूल बाय डिक्री। समझ आया? ओके। और सेकंड का क्या था कि इट गेव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन जो थी वो बैन कर दी थी, ठीक है। तो इस एक्ट ने 2 काम किए, 2 मेजर काम किए जो कि बहुत खतरनाक थे। पहले तो हिटलर को सारी पावर दे दी कि पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दो, रूल बाय डिक्री, ठीक है, अपनी मर्जी का रूल। और दूसरा क्या था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या एसोसिएशन थी या ट्रेड यूनियन थे, उनको कर दिया बैन, ठीक है, इलीगल कर दिया उनको, ठीक है। अब क्या देखने को मिला कि स्टेट ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक डेमोक्रेसी में, ठीक है, आर्मी, मीडिया, इकोनॉमी, जुडिशरी, इसके ऊपर हिटलर की पार्टी ने या स्टेट ने अपना पूरा का पूरा पंजा गड़ा दिया। समझ आया? पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है, किसके ऊपर, इन 4 चीजों के ऊपर। मीडिया आपको पता ही होगा, 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो मीडिया को कंट्रोल करेंगे तो लोगों को भी एक तरह से कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। समझ आया? अब इसके बाद क्या है कि स्पेशल सर्विलांसेस फोर्सेस बनाई गई, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस बनाई गई। एक तो पहले से कुछ फोर्सेस थी, पुलिस फोर्सेस थी, उनके अलावा भी स्पेशल फोर्सेस बनाई गई जिनका क्या काम था कि वो लोगों पे नजर रखें कि कोई भी नाजी पार्टी को या हिटलर को क्रिटिसाइज ना करे, ठीक है। तो क्या है कि स्पेशल सर्विलांसेस और सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बनाई गई, और अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर, ठीक है, ये रेगुलर पुलिस ये पहले से थे, ठीक है, इनके अलावा गेस्टेपो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस है, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस एसडी, इनको एस्टैब्लिश किया गया। और इन पुलिस का काम यह था कि लोगों के ऊपर निगरानी रखें, ठीक है, जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है उसको साथ फिर पता है क्या सलूक होना है, ठीक है। तो इनका काम ये था लोगों के ऊपर निगरानी रखें। और सीक्रेट पुलिस भी थी, ठीक है, एक तो रेगुलर पुलिस थी, ठीक है, और एक सीक्रेट पुलिस भी थी। उन लोगों को पता नहीं था कि अच्छा ये पुलिस है, तो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पता चला सामने वाला सीक्रेट पुलिस का पार्ट निकला, ठीक है। तो इस तरह से लोगों में भी डर बैठ जाएगा, वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे में
क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं फैल पाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो फोर्सेस थी इनके पास जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई, ठीक है, इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इनके पास क्या हुआ, पावर दी गई इनको, इन फोर्सेस को। और ये वही पावर्स हैं जिन्होंने नाजी स्टेट को या फिर नाजी जर्मनी को मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बनाया, ठीक है। तो यही फोर्सेस हैं और इन फोर्सेस को जो पावर्स मिली गई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो दी गई, इन्हीं पावर्स ने नाजी जर्मनी को एक मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बनाया। समझ में आया? तो पीपल अब तक क्या हुआ कि अब लोगों को ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर सीक्रेट पुलिस है, ये क्या करती थी, लोगों को डिटेन कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, टॉर्चर कर सकती थी, डिपोर्ट कर सकती थी, यानी कि देश से निकाल सकती थी, बाहर भेज सकती थी, या फिर कंसंट्रेशन कैंप में भेज सकती थी, ठीक है। और ये सब बिना किसी लीगल प्रोसीजर के कर सकती थी। मतलब इनको कोई ऐसा, देखो जब हम किसी को अरेस्ट करने जाते हैं इंडिया में, अभी क्या है कि आपको अरेस्ट वारंट दिखाना होता है कि आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। बिना अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं था, यहाँ पर किसी को भी लेकर पकड़ के मार सकते थे, जान से मार सकते थे, ठीक है, बिना किसी अरेस्ट वारंट के या फिर बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। समझ आया? तो क्या है कि जो पुलिस फोर्सेस थी, दे एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी, यानी कि पुलिस फोर्सेस यही जो स्पेशल फोर्सेस या फिर सर्विलांस फोर्सेस जो क्रिएट की गई थी। समझ आया? चलो अब हम देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने देख लिया जर्मनी में तबाही मची पड़ी थी, ठीक है, क्राइसिस था। अब हम रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरह से जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट किया या फिर किस तरह से सिचुएशन को बहाल किया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, हिटलर असाइन एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, कौन, हॉलमार शाख्त। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ठीक है, ये है हॉलमार शाख्त। और हिटलर ने इनको अपना इकोनॉमिस्ट बना लिया, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स को देखने के लिए मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो हिटलर असाइन हॉलमार शाख्त द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किनको दे दी, इनको दे दी, जो आपको फोटो में देख रहे हैं, हॉलमार शाख्त को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, this person called Shah, he aimed at full production and full employment through a state funded program। इन्होंने सोचा कि स्टेट फंडेड प्रोग्राम लाते हैं और फिर इन स्टेट फंडेड प्रोग्राम में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, और फुल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये वही प्रोजेक्ट है जिनमें वोक्सवैगन और जर्मन सुपर हाईवेज हमें देखने को मिले, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस फेमस जर्मन सुपर हाईवेज और पीपल्स कार द वोक्सवैगन, ठीक है। तो आप नाम भी इस तरह से रखे गए, पीपल्स कार, राइट, ठीक है। ये तो यहां तक हो गया, राइट। अब क्या है, हिटलर को ये हमारा इंटरनल मैटर हो गया, ठीक है, यानी कि जर्मन सुपर हाईवेज बन रहे थे और पीपल्स कार द वोक्सवैगन ये भी बन रहा था, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के जरिए लोगों में एम्प्लॉयमेंट जो थी वो बढ़ने लगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। और ये किसका था, शाख्त की के प्रोजेक्ट, ओके। नाउ अब हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस, किसमें, फॉरेन पॉलिसीज में भी हिटलर को क्विक सक्सेस मिलने लगी, ठीक है। क्या था, पहला 1933 में हिटलर लीग ऑफ नेशन से बाहर निकल गए। अब भाई ये लीग ऑफ नेशन क्या है, देखो जैसे यूनाइटेड नेशन है ना आज के टाइम में, वैसे ही क्या है, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले था, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नेशंस थे, जैसे आज यूनाइटेड नेशन है, एक नेशन का ग्रुप है, इसी तरह लीग ऑफ नेशन भी नेशन का ग्रुप था पहले के, यूएन से पहले, ठीक है, 1945 से पहले। समझ आया? तो क्या है कि 1933 में हिटलर जो थे उन्होंने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लिया। और जो राइनलैंड था जो कि चला गया था, याद आया, राइनलैंड, ठीक है, जो कि दूसरे कंट्री के पास चला गया था, ठीक है, उसको भी 1936 में रीऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये राइनलैंड जो था ये काफी रिसोर्सफुल रीजन था, ठीक है, इसको वापस से ऑक्यूपाई कर लिया हिटलर ने, अपने रीजन को वापस ले लिया। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में इंटीग्रेट कर दिया, एक बना दिया, ठीक है। और उन्होंने किस स्लोगन के जरिए, क्या स्लोगन रखा, किस स्लोगन के जरिए इंटीग्रेट किया, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। अब आप देख रहे हो इन्हें, वन पीपल एम्पायर, पीपल और एम्पायर के साथ अपने आप को भी घुसा दिया, ठीक है, वन लीडर। तो अपनी ब्रांडिंग हर जगह करिए, ठीक है। तो वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर, ठीक है।
इसके जरिए 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया, एक कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या है कि इन्होंने जो जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड था, चेकोस्लोवाकिया का एक रीजन है सुडेटनलैंड, ठीक है, वहां पर जर्मन बोली जाती है, ठीक है। तो जर्मन स्पीकिंग जो रीजन है सुडेटनलैंड, किसका, चेकोस्लोवाकिया का, पहले तो हिटलर ने उसके ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। बाद में पूरी की पूरी कंट्री यानी कि पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो यानी पहले तो सुडेटनलैंड, उसके बाद पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सुडेटनलैंड, लेटर द एंटायर कंट्री, ठीक है। अब ये जो हिटलर आस पड़ोसी कंट्रीज के ऊपर स्टैब्लिश कर रहे थे अपना कंट्रोल, ठीक है, उनको अपने कंट्रोल में ले रहे थे या अपनी अथॉरिटी में ले रहे थे, ठीक है। इस सब में इंग्लैंड का ना अनस्पोकन सपोर्ट था, मतलब इंग्लैंड बोलता नहीं था कि हाँ बहुत सही कर रहे हो, लेकिन इंग्लैंड का एक सपोर्ट था कि हाँ, अनस्पोकन सपोर्ट कह सकते हो, ठीक है। तो इंग्लैंड को क्या लगता था कि जो वर्साइस ट्रीटी है या फिर वर्साइस वर्डिक्ट जो थी जर्मनी के लिए वो बड़ी हार्श थी, इसलिए इंग्लैंड का जो था वो अनस्पोकन सपोर्ट था, किसके लिए, जो भी हिटलर कर रहे थे, ठीक है। अब देखो बाद में शाख्त ने हिटलर को क्या किया, सजेस्ट किया कि ये जो आप रीआर्मामेंट या फिर आर्मी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप टेरिटरीज पे एक्सपैंड करे जा रहे हो, अभी इसको रोक दो, क्योंकि जो स्टेट है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग में है, ठीक है। बच्चा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब स्टेट के खर्चे ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, ठीक है, यानी टैक्सेस में जो पैसा आ रहा है वो तो कम है लेकिन आपके खर्चे बहुत हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप डेफिसिट फाइनेंसिंग में चले जाते हो, यानी कि आपके पास पैसा नहीं होता है, आपके पास जो भी डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास कमी पड़ रही है पैसों की, ठीक है, आप उसी को फाइनेंस कर रहे हो, आप उसी को रिकवर कर रहे हो, ठीक है, इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट ने क्या बोला कि जो जर्मन है, जर्मन नेशन है, ये अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग में से उभर रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम इन्वेस्ट करें वॉर्स में या फिर रीआर्मामेंट में, ठीक है, नए नए वेपन खरीदने में, ठीक है। तो क्या है, अब शाह को तो जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हिटलर के टाइम में या हिटलर की गवर्नमेंट में ऐसे लोगों की जगह नहीं है या ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कि वॉर्स को क्रिटिसाइज करें या फिर हिटलर को मशवरे देंगे आप ऐसे मत करो ऐसे कर लो, ठीक है। तो हिटलर ने शाह की भी छुट्टी कर दी, वाई, क्योंकि शाह को लगता था कि रीआर्मामेंट नहीं करना चाहिए हिटलर को, क्योंकि स्टेट अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग से उभर रहा है, ठीक है। तो शाह को तो भगा दिया हिटलर ने, ठीक है। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर चोज वॉर टू डील विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग वाली सिचुएशन चल रही थी जर्मनी के साथ, उसके लिए हिटलर ने वॉर चूज करी, ठीक है। तो हिटलर ने क्या सोचा, हिटलर को लगा कि रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है टेरिटरी एक्सपेंशन से, हम टेरिटरी एक्सपैंड करेंगे, जो बराबर की कंट्रीज हैं उनको जाकर कैप्चर कर लेंगे, उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो हम वहां के रिसोर्सेज भी ले लेंगे और इस तरह से जो हमारी इकोनॉमिक परेशानियां चल रही हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, हम उनसे रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू टेरिटरी एक्सपेंशन, समझ आया। तो 1939 सितंबर जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और पोलैंड को इन्वेड कर लिया, ठीक है। इन्वेड मतलब जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया, किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। आज आप देखेंगे तो जर्मनी के एकदम बराबर में है पोलैंड, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो क्या है, अब जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया किसने, जर्मनी ने, उससे फ्रांस और इंग्लैंड के साथ क्या हुई, वॉर शुरू हो गई, ठीक है। तो 1939 जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया, जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ एक वॉर शुरू हो गई, एक लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। 1940 सितंबर ट्रीपार्टाइट एक्ट साइन किया गया और ये ट्रीपार्टाइट एक्ट किसके बीच में था, जर्मनी, इटली और स्पेन। बच्चों याद रखना 1940 सितंबर, ठीक है, ट्रीपार्टाइट एक्ट, और ये किसके बीच में साइन हुआ, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। अब जब हिटलर ने इन कंट्रीज के साथ पैक्ट को साइन किया, माहिदा साइन किया, इससे क्या हुआ कि हिटलर का जो क्लेम था इंटरनेशनल पावर में वो बढ़ गया, ठीक है। हिटलर की दूसरे कंट्रीज से भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गए, राइट।
चलो अब क्या है, हिटलर ने पपेट रेजिम सेटअप कर दिए, ठीक है, जो कि नाजी पार्टी के या फिर हिटलर के सपोर्टर थे, ठीक है, और एक लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में हिटलर ने पपेट रेजिम्स को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो बाय 1940 एंड, ठीक है, 1940 के एंड तक हिटलर का जो था पिनेकल ऑफ पावर था, ठीक है, हिटलर अपने पार के उरूज पे था, ठीक है, यानी कि एकदम टॉप नॉच पार पे था, ठीक है, अपने पार के एकदम पिनेकल पे था, ठीक है। अब क्या है कि हिटलर जो है वो फूड सप्लाईज को इंश्योर करना चाहता था, ठीक है, और जर्मन्स के लिए लिविंग स्पेस को इंश्योर करना चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए अपने इस एम को या अपने इस ड्रीम को पूरा करने हिटलर मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। हिटलर ने क्या किया, ईस्टर्न यूरोप, इस एम को पूरा करने हिटलर ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। अब हिटलर ने एक बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया, ठीक है। अब वो ब्लंडर क्या था, 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन यानी रशिया, याद रहेगा, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या रशिया, ठीक है। तो क्या है, हिटलर ने 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। अब भाई ये जो अटैक करा था ना हिटलर ने, वो हिटलर के ऊपर उल्टी पड़ गई। हाउ, हिटलर को लगा कि वो जीत जाएगा इस वॉर को, ठीक है, सोवियत यूनियन पे अटैक करके जीत जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप पे। क्यों, क्योंकि हिटलर ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। अब ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर था, इसमें हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने एक्सपोज कर दिया वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग और ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल सोवियत आर्मीज, ठीक है। आप मैप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जर्मन है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा ये रशिया है यानी कि सोवियत यूनियन है। अब हिटलर ने क्या किया कि यहाँ से अटैक जो किया, तो जो पावरफुल सोवियत आर्मीज है, ठीक है, उन्होंने इस वाले पार्ट को वल्नरेबल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के लिए ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो फ्रंट है उसको एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो हिटलर दोनों तरफ से घिर से गया, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला। अब हमें क्या देखने को मिला कि ये जो हिटलर ने अटैक किया था सोवियत यूनियन के ऊपर, ठीक है, सोवियत यूनियन की जो पावरफुल रेड आर्मीज थी वो निकली बहुत पावरफुल, ठीक है। तो स्टालिनग्राड पे, ठीक है, हिटलर को बड़ी ह्यूमिलिएटिंग, बड़ी शर्मनाक हार देखने को मिली, ठीक है। तो स्टालिनग्राड पे ह्यूमिलिएटिंग डिफीट टू जर्मनी बाय द सोवियत रेड आर्मीज, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हिटलर ने 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। अब वो हिटलर को लगा कि हमें मुझे फायदा होगा, वो हिटलर के ऊपर उल्टी पड़ गई, ठीक है। सोवियत की जो आर्मीज थी सोवियत यूनियन की, वो थी बड़ी पावरफुल आर्मी, ठीक है। उन्होंने उल्टा हिटलर पे अटैक कर दिया और स्टालिनग्राड पे हिटलर को बड़ी शर्मनाक हार देखने को मिली, ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट बाय जर्मनी, ओके, टू जर्मनी बाय द सोवियत रेड आर्मीज, ठीक है। अब ये जो सोवियत रेड आर्मीज थी, रेड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम कम्युनिस्ट को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हाउंडेड द रिट्रीटिंग जर्मन्स, ठीक है, जो सोवियत रेड आर्मीज थी वो बर्लिन तक पहुंच गई और बर्लिन तक पहुंचकर, बर्लिन यानी जर्मनी के कैपिटल तक पहुंचकर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। समझ आया। अब क्या है कि सोवियत की हेजिमोनी, सोवियत यानी रशिया, सोवियत की हेजिमोनी स्टैब्लिश हो गई ओवर ईस्टर्न यूरोप हाफ और हाफ अ सेंचुरी, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पर ये देखो कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड ये ऑलरेडी लड़ रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने ऑलरेडी वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब क्या है कि जो यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट वाज अनविलिंग टू ज्वाइन, ठीक है, ये बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहते थे वॉर को। क्यों, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 का नतीजा देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए ने जब पार्टिसिपेट किया था तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुए थे, ठीक है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल भी उन नुकसान को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था, ठीक है। इसीलिए यूएसए वाज अनविलिंग टू ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। लेकिन ज्यादा लंबे देर तक यूएसए वॉर से बाहर नहीं रह पाया। क्यों, क्योंकि जापान जो था वो ईस्ट में अपनी पावर एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। तो जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, और जापान यूएस के नेवल बेसिस पर
अटैक्स प्लान कर रहा था, ठीक है। तो नेवल बेसिस जो भी थे, यानी कि नेवी के बेसिस यूएस के, कहाँ पर, पैसिफिक में, उनके ऊपर जापान प्लान्स अटैक कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो यूएस था वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपने आप को वॉर से दूर नहीं रख पाया, ठीक है। अब यूएस जो है, यूएस की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो यूएस एंटर्ड द वॉर कब, जब जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, ठीक है। तो जापान ने अपना सपोर्ट हिटलर को दे दिया, जापान ने अपना सपोर्ट हिटलर को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और पर्ल हार्बर पर यूएस बेस पर बॉम्बिंग कर दी, ठीक है। किसने, जापान ने। अब भाई जाहिर सी बात है, जापान ने पर्ल हार्बर पर यूएस बेस पर बॉम्बिंग कर दी, बॉम्बार्ड कर दिया, तो जो यूएस था वो वॉर में घुस गया, वर्ल्ड वॉर 2 में घुस गया, ठीक है। तो क्या है कि वॉर 1945 में, मई 1945 में खत्म हो जाती है वर्ल्ड वॉर, और इसका नतीजा क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1945 में कब, 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग की थी, ठीक है। क्या कर रहा था, एटम बॉम्ब फेंका था, और जब एटम बॉम्ब फेंका तो इसके साथ ही वॉर खत्म हो गई, क्योंकि इतना बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था कि उसको कोई काउंटर नहीं कर पाया, एटम बॉम्ब को कोई काउंटर नहीं कर पाया, ठीक है। तो मई 1945 में वॉर जो है वो खत्म हो जाती है और हिटलर की डिफीट हो जाती है, हिटलर हार जाता है, जर्मनी फिर से हार जाता है। 1914 और 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 में भी हारा था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हारा, ठीक है। और यूएस क्या कर देता है, एटम बॉम्ब ड्रॉप कर देता है हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 अगस्त, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर, समझ आया। तो इसी के साथ साथ वॉर खत्म हो जाती है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस फिर से हो जाता है यूरोप को, समझ आया। चलो